हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2D एरे की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 2। बट इससे पहले कि इस वीडियो को आप देखें, वीडियो नंबर 1 जरूर देखिएगा, जिसमें 2D एरे का मेमोरी डायग्राम, 2D एरे का कॉन्सेप्ट और मैंने एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा था, उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इनिशियलाइजेशन 2D एरे का कैसे होता है और कैसे यूजर से हम 2D एरे में इनपुट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि ये जो आपके सामने डायग्राम आ रहा है, इस पर्टिकुलर मेमोरी डायग्राम की अगर हम बात करें टेक्निकली, तो इस पर्टिकुलर मेमोरी डायग्राम में कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, ये मेरा आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, अगर आप नोटिस करें तो इस पर्टिकुलर मेमोरी डायग्राम में ओवरऑल क्रिएट हो रहे हैं 4 ऑब्जेक्ट। 4 ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो रहे हैं? बहुत सिंपल सी बात है। जावा में जब भी आप हीप में क्रिएट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ही क्रिएट होता है। और आप डायग्राम देखिए तो आपको समझ में आएगा, एक ऑब्जेक्ट इन 4 में से ये वाला है, राइट, जिसको मैं ब्लू कलर का बॉर्डर दे रहा हूं। ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है जो एरे ऑफ रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट है। दिस इज वन ऑब्जेक्ट, राइट। दूसरा, अब आप नोटिस करिए, ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स आपने और बनाए जो एरे ऑफ इंटीजर्स हैं, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। तो कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए 4 ऑब्जेक्ट जो हीप एरिया में बने हैं। इन 4 में से एक एरे ऑफ रेफरेंसेस है, बाकी 3 एरे ऑफ इंटीजर्स हैं। ओवरऑल 4 ऑब्जेक्ट्स वर क्रिएटेड जब ये पीस ऑफ कोड आपने करा होगा एग्जीक्यूट। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो है 2D एरे को हम एज अ प्रोग्रामर इनिशियलाइज कैसे करेंगे। राइट, हमने एरे डिक्लेयर करना तो सीख लिया है। अब बात करते हैं 2D एरे में अगर हमें डेटा पुट करना है, वो एज अ प्रोग्रामर हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, जावा आपको बिल्कुल 1D एरे की तरह 2D एरे को इनिशियलाइज करने के भी कई सारे तरीके ऑफर करती है। पहला तरीका, मैंने एक 2D एरे डिक्लेयर करा बाय राइटिंग int स्क्वायर ब्रैकेट arr इज इक्वल टू न्यू int, लेट्स से 3 4। ठीक है, अब मैं इस एरे के एक एक एलिमेंट पे जाऊं और उस पे वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर से असाइन करूं। तो इसका पहला एलिमेंट कौन होगा? इसका पहला एलिमेंट होगा 0 0, जिसमें 0 रो हो जाएगी और 0 कॉलम, या यू मान लीजिए 0th रेफरेंस और वो जो एरे को पॉइंट कर रहा है उसका 0th एलिमेंट। तो ये हो गया arr 0 0। इसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी 10। arr 0 1, इसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी 20। 0 1 सॉरी, इसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी 20। arr 0 2, इसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी 30। याद रखिएगा रो की लेंथ कितनी है? 4 तक है, तो आखिरी इंडेक्स रो का कितना आएगा? आखिरी इंडेक्स 3 तक आएगा। और इसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी 40। ये मैंने फर्स्ट रो का डेटा डाला। फिर मैं सेकेंड रो के लिए लिखूं arr 1 0 इज इक्वल्स टू 50। फिर मैं लिखूं arr 1 1 इज इक्वल्स टू 60। फिर मैं लिखूं arr 1 2 इज इक्वल्स टू 17। और फिर मैं कहूं arr 1 3 इज इक्वल्स टू 80। और फिर ऐसा ही कुछ मैं सेकेंड रो के लिए करूं, arr 2 0 इज इक्वल टू 90। arr 2 1 इज इक्वल्स टू 100। arr 2 2 इज इक्वल्स टू 110। और arr 2 3 इज इक्वल्स टू 120। एक तरीका तो मेरा ये है, पर आप खुद समझ रहे होंगे बहुत लेंदी तरीका है। आपको इस पर्टिकुलर एरे में वैल्यू डालने के लिए कितनी लाइनें खर्च करनी पड़ गई? टोटल ओवरऑल आपको खर्च करनी पड़ गई 13 लाइंस। 13 लाइंस कैसे? एक लाइन का आपका एरे डिक्लेरेशन है और 12 लाइनों में आप एरे के एक एक सेल पे जाकर वैल्यूज दे पा रहे हैं। जावा की सजेशन है, जावा की सलाह है, अगर आप जानते हैं कि आपको 2D एरे में क्या वैल्यूज डालनी है, तो ये जो आप इतनी सारी लाइनों में काम कर रहे हैं, इस काम को आप स्क्वीज करके एक लाइन में भी ला सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? तो उसका जवाब है कुछ ऐसे कर सकते हैं। लेट मी चेंज द पेज, क्योंकि थोड़ा सा कोड लेंदी होगा। उसके लिए जावा कहती है, आप जब अपना एरे डिक्लेयर कर रहे हो, राइट, जिस वक्त आप अपना एरे डिक्लेयर कर रहे हैं उसी वक्त न्यू int, या आपने लिख दिया डबल स्क्वायर ब्रैकेट, इसी वक्त आप अपने करली ब्रेसेस ओपन करें। ओके, और करली ब्रेस ओपन करने के बाद यहीं पे सीधे वैल्यूज प्रोवाइड कर दें। कैसे प्रोवाइड कर दें आप वैल्यूज? ठीक, अब इसके लिए डबल करली ब्रेस आपको लेने पड़ेंगे। जो अंदर वाला करली ब्रेस है वो इंडिकेट कर रहा है वैल्यूज क्या क्या है, और ये जितने करली ब्रेसेस आप अंदर लगाएंगे, जावा उनको काउंट करके पता कर लेगी आपके 2D एरे की रो साइज जावा को कितनी रखनी है। गौर से सुनिएगा, अंदर जो करली ब्रेसेस के सेट लगेंगे, वो जितने लगेंगे वो रो काउंट होगा।
और हर एक के अंदर जो डेटा आप डालेंगे वो उस रो के अंदर के कॉलम की वैल्यूज होंगी। तो अभी मैंने एक इनर कर्ली ब्रेस बनाया है, तो ये एक रो में 4 नंबर जाएंगे 10 20 30 40, दूसरी रो में फिर 4 नंबर जाएंगे 50 60 70 80, तीसरी रो में फिर 4 नंबर जाएंगे 90 100 110 और 120। राइट, तो कितने हो गए हमारे पास 3 कर्ली ब्रेसेस के सेट हैं, तो रोज 3 हो गई। हर एक में नंबर कितने हैं, नंबर 4 4 हैं, तो कॉलम हमारे हो गए 4। ठीक है। तीसरा तरीका इसी काम को करने का ये है कि अगर आप रेफरेंस बनाते वक्ती वैल्यूज दे रहे हैं, तो फिर आपको न्यू लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। आप सीधे ब्रेस ओपन करिए, इनर ब्रेस ओपन करिए और यहां दे दीजिए 10 20 30 40 कॉमा 50 60 70 80 कॉमा 90 100 110 और 120। आपको इतना भी एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है कि आप वहां पर न्यू कीवर्ड मेंशन करें। और एक बात और याद रखिएगा, मैंने 1D अरे में भी आपसे बात बोली थी कि जब आप इनिशियलाइजर्स देते हैं, दे आर कॉल्ड एज इनिशियलाइजर्स, जब आप इनिशियलाइजर्स देते हैं, सेमीकोलन आएगा सॉरी, जब आप इनिशियलाइजर्स देते हैं तो आप साइज नहीं देंगे। साइज और इनिशियलाइजर दोनों जावा में एक साथ नहीं आ सकते। या तो आप इनिशियलाइजर्स दीजिए या फिर आप एरे को साइज दीजिए। अगर आप साइज दे रहे हैं इनिशियलाइजर्स नहीं चलेंगे, इनिशियलाइजर दे रहे हैं तो साइज नहीं चलेगी। और जैसा मैंने कहा, जावा इन कर्ली ब्रेसेस के पेयर को गिन के ये पता कर लेगी रो कितनी है, और हर कर्ली ब्रेस जो आपने लिखा है उसमें जो आपने डेटा डाला है उसको काउंट करके जावा पता कर लेगी अंदर इसमें हमें कॉलम्स कितने अप्लाई करना। तो इस तरह से आप इजीली अपने 2D एरे को कर सकते हैं इनिशियलाइज, जिसमें आपकी नंबर ऑफ लाइंस भी रिड्यूस हो जाएंगी, कोड भी आपका शॉर्ट हो जाएगा। बस डेटा आपको एरे बनाते वक्त ही करना पड़ेगा सप्लाई। एरे बनाने के बाद डेटा सप्लाई करना है कुछ और करके, तो फिर आपको एक एक सेल पे जाना है और उस सेल पे जाकर वैल्यू को करना है अलॉट। तो ये हुआ आपका 2D एरे को इनिशियलाइज करने का तरीका। अब बात करते हैं, मुझे अपनी तरफ से अगर 2D एरे में वैल्यूज नहीं डालनी है, मैं चाहता हूं मैं ये वैल्यूज यूजर से रन टाइम पे इनपुट करवाऊं, तो जावा में हम ये काम कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है फ्रेंड्स ये काम करने का तरीका। अगला टाइटल है हमारा इनपुटिंग वैल्यूज इन अ 2D एरे। इन अ 2D एरे, अगर हमें यूजर से 2D एरे में इनपुट लेने हो तो जावा में हम ये काम कैसे करने वाले। तो मैं पहले आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूं, फिर डिस्कस करते हैं अपन एक्चुअल इसका प्रैक्टिकल को। तो पहली चीज, क्योंकि बात यूजर से इनपुट लेने की आ रही है, तो आप इंपोर्ट करेंगे जावा की java.util.scanner क्लास। इमेजिन करिए मैंने अपने कोड का नाम दिया क्लास 2D एरे। इस 2D एरे क्लास के अंदर मैंने कहा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। एज यूजुअल ये मेरा मेन मेथड, स्ट्रिंग args हमारे इस मेन मेथड का पैरामीटर। अंदर मैंने एक 2D एरे क्रिएट करा, int डबल स्क्वायर ब्रैकेट arr इज इक्वल्स टू न्यू int लेट्स से 2 and 4। 2 रो और 4 कॉलम का मैंने 2D एरे बनाया, थोड़ी सी साइज मैंने छोटी कर दी है। स्कैनर क्लास का अपन क्रिएट करते हैं रेफरेंस, कनेक्ट करते हैं उसे कीबोर्ड से बाय राइटिंग न्यू स्कैनर। पैरामीटर में पास करते हैं स्कैनर के कंस्ट्रक्टर को system.in, जैसा हम हमेशा करते आए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन। अब आपका जो आउटर लूप है वो चलेगा उतनी बार जितने आपके पास नंबर ऑफ रोज है। हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 है, तो मैं कह दूंगा i इक्वल टू 0, i लेस देन 2, i प्लस प्लस। जो हमारा अंदर वाला फॉर है वो चलेगा उतनी बार जितने हमारे पास रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो मैं कहूंगा int j इक्वल टू 0, j लेस देन 4, j प्लस प्लस, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है। अंदर हम यूजर से बोल सकते हैं system.out.println, system.out.println एंटर नंबर, और जो नंबर यूजर से हमें मिलेगा उसे एरे में पहुंचाने के लिए मैं कहूंगा arrij इज इक्वल टू kb.next। ठीक है, ये हमारा इनर ब्रेस बंद होगा, ये हमारा आउटर ब्रेस बंद होगा। अब मैं चाहता हूं इस पर्टिकुलर 2D एरे को मैट्रिक्स स्टाइल में डिस्प्ले करा जाए, तो इसके लिए फिर अपन लोग एक फॉर लूप ले लेते हैं, int i इक्वल टू 0, i लेस देन 2, i प्लस प्लस। यहां एक और फॉर लूप फॉर int j इक्वल टू 0, j लेस देन 4, j प्लस प्लस, और अंदर हम लोग लिख देते हैं system.out.print। ध्यान दीजिएगा मैं प्रिंट लिख रहा हूं, प्रिंट ln नहीं लिख रहा हूं। यहां प्रिंट करते हैं अपन arr का
आई कॉमा जेथ एलिमेंट, ठीक है, या इसका ब्रेस कर देते हैं क्लोज, और जब हम इनर लूप से बाहर निकलें तब हम लोग अपने कोड में प्रिंट एलन जनरेट कर देते हैं। उससे क्या होगा, उससे फ्रेंड्स ये होगा कि एक रो पूरी प्रिंट हो जाने के बाद स्क्रीन पे आउटपुट पे कर्सर जाएगा नेक्स्ट रो में, है ना, तो आपको आउटपुट के स्टाइल में दिख जाएगा, मैट्रिक्स स्टाइल में दिख जाएगा। ये आपका मेन का ब्रेस 1, ये क्लास का ब्रेस 1। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर पुल कर देता हूं ताकि आप ब्रेसेस वगैरह आराम से देख पाए। ठीक है, अब इसको वेट डायग्राम ट्रेस करते हैं। तो ये जो हमारी पहली लाइन है, इसने क्या करा, इसने ARR नाम का बनाया एक रेफरेंस। ओके, वेरी गुड। इस रेफरेंस ने पॉइंट करा एक एरे ऑफ रेफरेंसेस को, बहुत बढ़िया। एरे ऑफ रेफरेंसेस कितने का है, 2 का है, क्योंकि रो साइज 2 है, तो 0 और 1 ये हमारे एरे ऑफ रेफरेंसेस हो गए। ये वाले एरे ऑफ रेफरेंसेस ने पॉइंट करा एक 4 इंटीजर्स के एरे को, ठीक है, ये 4 इंटीजर्स का एक एरे जिसके 0 1 2 3 4 सेल बन गए। सारे सेल्स में डेटा हाल फिलहाल 0 0 0 0 है। अगर मान लेते हैं इस एरे का बेस एड्रेस 5000 है, तो यहां आ जाएगा 5000। देन दूसरा 1D एरे बना, वो भी 4 का ही बनेगा। इसके भी चारों सेल में वैल्यूज 0 0 0 0 होगी। 0 1 2 3 इसके भी 4 इंडेक्सेस होंगे। बेस एड्रेस में मान लेता हूं इसका 8000 है, तो यहां आ जाएगा 8000। ये एरे का बेस एड्रेस 9000 है, तो ARR में आ जाएगा 9000। ये आपका डायग्राम बनेगा इस पहली लाइन के चलने के बाद। फिर आपने यूजर से कहा एंटर नंबर, मान लीजिए यूजर ने नंबर आपको दिया 10। 10 कहां जाएगा, ARR IJ पे। आई कितना है, आई 0 है, जे कितना है, 0 है, तो ये बन गया ARR 0 0 पे यूजर का पहला इनपुट जाकर स्टोर करो। तो यूजर ने अगर 10 दिया है तो इस जगह पर जहां पहले से 0 था ये 0 हटेगा, और अब आपका प्रोग्राम यूजर का इनपुट यहां स्टोर करेगा, जो हमारे केस में हो रहा है 10। इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद फिर जे इंक्रीमेंट होगा। जे इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा। क्या 1 भी लेस देन 4 है, जी हाँ। कोड अंदर जाएगा, अगला इनपुट लेगा और वो जाएगा ARR 01 पे। ARR 01 यानी फर्स्ट एरे का सेकंड एलिमेंट जाकर सेट होगा। मान लेते हैं यूजर ने नंबर दिया आपको 20, तो 20 यहां आएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद जे इंक्रीमेंट होगा, जे इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा। 2 भी लेस देन 4 है, बिल्कुल है। यूजर से मांगा जाएगा तीसरा नंबर जो जाकर स्टोर होगा ARR IJ यानी कि ARR 02 पे। ARR 02 पहले एरे का तीसरा एलिमेंट होगा। मान लेते हैं यूजर ने वैल्यू दी 30। एक बार फिर से कंट्रोल J++ पे आएगा, जे की वैल्यू 3 होगी। 3 लेस देन 4, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, अंदर गए, चौथा नंबर मांगा और वो जाकर स्टोर होगा ARR 03 पे। ARR 03 पे इस समय 0 स्टोर्ड है, यहां पर आकर वैल्यू स्टोर हो जाएगी हमारे केस में मान लेते हैं 40। इसके बाद नोटिस कीजिएगा जे अपनी कंडीशन को करेगा फॉल्स, क्योंकि जे 4 हो जाएगा, 4 लेस देन 4 कंडीशन विल बिकम फॉल्स। अंदर वाले लूप से बाहर आएंगे, बाहर वाले लूप पे जाएंगे और आई को करेंगे प्लस प्लस, तो जो आई अभी तक 0 था वो 0 से बढ़कर हो जाएगा 1। क्या 1 भी लेस देन 2 है, जी हाँ। अंदर जाएंगे, जे स्टार्ट होगा एक बार दोबारा 0 से, कंडीशन टेस्ट होगी, जे लेस देन 4 है। कोड अंदर जाएगा, यूजर से मांगेगा अगला इनपुट, जो अगर सीक्वेंस वाइज गिने तो 5वां नंबर है, लेकिन सेकेंड रो का पहला नंबर है, तो कहां जाकर स्टोर होगा, ARR IJ यानी 10। आई होप अब तक आपको ट्रेसिंग समझ में आने लग गई होगी। 10 सेकेंड रो का पहला एलिमेंट है। मान लेते हैं इनपुट में आ रहा है यूजर की तरफ से 50, तो 50 यहां स्टोर होगा। फिर हमारा जे इंक्रीमेंट होगा, 1 हो जाएगा। यूजर आपको अगला इनपुट देगा, अगला इनपुट जाकर आपके केस में इधर स्टोर हो रहा है। मान लेते हैं वो नंबर है 60, तो 1 1 पे जाकर स्टोर होगा हमारे केस में 60। ठीक है, ऐसे ही जे की वैल्यू बढ़कर 2 हो जाएगी। जे 2 हो जाएगा तो नेक्स्ट जाएगा 1 2 पे, 1 2 पे जाकर वैल्यू स्टोर होगी 70, राइट, और 1 3 पे जाकर वैल्यू स्टोर होगी 80। ये चारों नंबर दूसरी रो में डालने के बाद जे की वैल्यू हो जाएगी 4। 4 लेस देन 4 अंदर वाला लूप रुकेगा। आई प्लस प्लस पे जाएंगे, आई की वैल्यू 1 थी, 1 से बढ़कर 2 होगी, बाहर वाला लूप भी स्टॉप हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ये फॉर लूप का अगर आप एनालाइज करें तो ये फॉर लूप जब स्टार्ट होगा तो आई 0 होगा, जे 0 होगा, पहला एलिमेंट प्रिंट होगा ARR 00, जो मेरे डायग्राम के अनुसार 10 है, तो स्क्रीन पे हमें 10 मिलेगा। थोड़ा सा मैंने गैप भी छोड़ा है ताकि अगला एलिमेंट थोड़ा गैप पे प्रिंट हो, और यहां से कंट्रोल जे को करेगा प्लस प्लस पे जाकर 1। अगला एलिमेंट क्या प्रिंट होगा, ARR 01, सेम कंसोल की सेम रो पे, यानी सेम रो पे आपको अगला नंबर मिलेगा विच इज 20। फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू बढ़कर 2 हो जाएगी, उसी रो पे अगला नंबर प्रिंट होगा जो हमारे केस में है 30।
J3 हो जाएगा, अगला नंबर प्रिंट होगा जो हमारे केस में है 40, J4 हो जाएगा, 4 लेस देन 4, अंदर वाला लूप फिर रुकेगा। अब जब बाहर आएंगे तो न्यू लाइन आएगी, तो कर्सर हमारा नेक्स्ट रो पे आएगा, यहां से घूम के जाएंगे i प्लस प्लस पे, I1 होगा, I के 1 होने के बाद J दोबारा 0 होगा, और अब की बार 1 0 1 1 1 2 1 3, ये चारों नंबर प्रिंट होंगे जो हमारे केस में क्या हो रहे हैं, जो हमारे केस में हो रहे हैं 50। J0 से स्टार्ट हुआ तो ये हमारे केस में पहला नंबर हुआ 50 1 0, देन 60 1 1, देन 70 जो 1 2 का नंबर है, और 1 3 का नंबर प्रिंट होगा 80। तो ये जो आप देख रहे हैं ये तो आपके हाथ में, आप किस तरह से आउटपुट डालना चाहते हैं। मैं चाह रहा था आउटपुट को मैट्रिक्स फॉर्म में लाऊं, तो मैंने इसको इस तरह से डिस्प्ले करा है। अगर मैं इसी प्रिंटलन को बिल्कुल भी ना लिखता, ये बाहर वाले प्रिंटलन की बात कर रहा हूं, अगर मैं इसको बिल्कुल ही ना देता तो आप देखते पूरे नंबर डिस्प्ले हो जाते हॉरिजॉन्टली, और अगर मैं ये प्रिंटलन अंदर वाले लूप में लगा देता तो पूरे नंबर प्रिंट हो जाते मेरे सामने वर्टिकली। तो डिस्प्ले कैसे करना है वो आपकी चॉइस है, लेकिन मेमोरी में याद रखिएगा डायग्राम वही बनेगा जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे शेयर करा था कि हमारा रेफरेंसेस का एरे अलग बनेगा और नंबर रखने वाले एरे अलग बनेंगे, और ये सब कुछ क्रिएट हो रहा होगा इनसाइड द हीप एरिया। अब इसका मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूं कैसे ये कोड सिस्टम पे काम करेगा। ठीक है, तो मैंने कुछ बेसिक स्केलेटन बना के रखा हुआ है। मेन लेते हैं, मेन के अंदर सबसे पहले स्कैनर का ले लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, स्कैनर KB इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये मैंने लाइन लिखी। उसके बाद अपन एक 2D एरे बनाते हैं ऑफ रो साइज 2 एंड कॉलम साइज 4। ठीक है, यहां मैंने कहा फॉर इंटीजर I इक्वल टू 0, I लेस देन 2, I प्लस प्लस, फाइन। यहां आकर मैंने कहा फॉर इंटीजर J इक्वल टू 0, J लेस देन 4, J प्लस प्लस, अंदर मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर नंबर, वॉट एवर इनपुट आई गॉट वो मैंने जैसा आपको समझाया ARR IJ में रिसीव कर लिया बाय राइटिंग ARR IJ इक्वल टू KB डॉट नेक्स्ट इन। बाहर आकर मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हियर इज व्हाट यू इनपुटेड। ठीक है, तो यूजर को दिखाया जाएगा उसने क्या इनपुट करा है, और इसके बाद फिर हम हमारा नेस्टेड फॉर फिर से रन कर दें, INT I इक्वल टू 0, I लेस देन 2, I प्लस प्लस, for INT J equal to 0, J less than 4, J plus plus, अंदर system dot out dot print ln की जगह print, यहां लिखेंगे हम ARR IJ प्लस थोड़ा सा गैप ताकि दो वैल्यूज के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आए, और अंदर वाले लूप से बाहर निकलकर विल गो फॉर जस्ट अ ब्लैंक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। प्रिंटलन को जब आप कोई आर्गुमेंट नहीं देते हैं तो वो स्क्रीन पे सिर्फ एक ब्लैंक रो जनरेट करने का काम कर देता है। ठीक है, अब इस कोड को अपन एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही आप इसको रन करेंगे यू विल गेट टू सी द रिजल्ट्स। सो लेट्स रन द कोड। राइट, एंटर नंबर, मैंने पहला नंबर दिया 10, दूसरा नंबर दिया 20, 30, 40, 50, अब ये रो चेंज हो रही है 60, 70 और 80। राइट, अब आप देख सकते हैं हियर्स व्हाट वी एंटर्ड। इसके बाद आपको जो आउटपुट दिख रहा है वो दिख रहा है एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इसी प्रिंटलन को अगर मैं कमेंट आउट कर देता हूं तब क्या होगा, तब देखिए अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूं प्रिंटलन को कमेंट आउट करके, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, मुझसे नंबर्स मांगे जाएंगे। सो मैंने कहा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, एंड यू कैन सी दैट आउटपुट में आपको एक पूरा डेटा मिल रहा है, बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल वे। राइट, तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम बिहेव करेगा अगर प्रिंटलन को आपने बिल्कुल ही हटा दिया। दिस इज हाउ 2D arrays process, दिस इज हाउ वी एक्सेप्ट वैल्यूज फ्रॉम द यूजर। अगले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं जैग्ड एरेज को कैसे हैंडल करते हैं, और उसके बाद फिर एक सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स शुरू होंगी जिसमें हम इन अलग अलग एरेज को अप्लाई करके कुछ बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हमेशा की तरह स्टार्टिंग होगी बेसिक प्रोग्राम से, उसके बाद धीरे धीरे मैं कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ाता जाऊंगा। राइट, तो बी प्रिपेयर्ड, मिलते हैं अगले वीडियो में जैग्ड एरे के साथ। थैंक यू वेरी मच।